हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मंत्रा। ज्ञान मंत्रा कॉलेज ऑफ कंपटीशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। बेटा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एनटीपीसी में जितने भी करंट्स के टॉपिक आते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट समिट्स, कैबिनेट मिनिस्ट्री, इम्पोर्टेंट प्लानिंग्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अवार्ड, बजट, स्पोर्ट्स पर्सन, CAA एंड 370, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज्ञान मंत्रा की टीम अब ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन भी शुरू करा रही है। फ्रेंड्स, जीके का अगला मैं पार्ट लेके आ गया हूँ और इस पार्ट में भी मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा खाए जाने वाले छत्रक यानी मशरूम अपना पोषण कहाँ से लेते हैं? तो फ्रेंड्स, ये मृदा एवं क्षयमान पदार्थ से लेते हैं। ध्यान देना कि जो मशरूम है इसके अंदर फॉलिक एसिड पाया जाता है और फ्रेंड्स, आपको सबको पता होगा कि जो फॉलिक एसिड है वो विटामिन B12 का बहुत अच्छा स्रोत है। बांगर एवं खादर क्या हैं? तो फ्रेंड्स, ये कच्छारी मृदा के दो प्रकार हैं, ध्यान से समझना। तो कच्छारी मृदा का प्रकार एक होता है बांगर, और देखिए बांगर क्या होता है तो समझना फ्रेंड्स कि जो भूमि का उच्च भाग जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता उसे हम बांगर कहते हैं। जबकि खादर क्या होता है? तो देखिए जो खादर है तो भूमि के निचले मैदानी भाग या फिर ये कहें कि जहां हर साल पानी पहुंच जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, वो क्या होता है कि जो पानी जब वहां आता है प्रेशर के साथ तो वहां अपने साथ कंकर पत्थर भी बहा लाता है। और देखिए ये जो जमीन होती है ये उर्वर होती है यानी उपजाऊ होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट एवं हेमेटाइट अयस्कों का कौन सा धातु निकाला जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों ही लोहे के प्रकार हैं। और देखिए समझना एक बारी कि जो मैग्नेटाइट है इसका फॉर्मूला क्या होता है तो Fe3O4, जबकि हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। और फ्रेंड्स, ये बात और याद रखना कि जो हेमेटाइट है इसे हम प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं और इंडस्ट्रियल में यूज होने वाला एक प्रकार का लोहा है ये, यानी उद्योगों में इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांशतः पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ से आता है? तो फ्रेंड्स, ये आता है मुंबई हाई से। और फ्रेंड्स, ये कहाँ पड़ता है? तो ये अरब सागर में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृषकों द्वारा सामान्य रूप से उपयोग किया गया उर्वरक यूरिया मुख्य रूप से क्या प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, ये तो सबको पता होगा कि ये नाइट्रोजन प्रदान करता है। देखिए यूरिया के फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2, या इसी को हम क्या कह सकते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO। और फ्रेंड्स, इसके अंदर कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है तो 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती? तो देखिए उत्तर प्रदेश के 8 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके अलावा कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार। तो फ्रेंड्स, ये 8 राज्य होते हैं। अब देखिए इनमें पंजाब आया क्या? पंजाब नहीं आया। तो किसके साथ में लगती? पंजाब के साथ। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, ये भाग क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध कहलाते हैं। देखिए ध्यान से समझना कि भूमध्य रेखा होती क्या है। तो भूमध्य रेखा जो है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखा जो उभार होता है, देखिए फ्रेंड्स जैसे ग्लोब है, आपने देखा होगा कि जो ग्लोब का उभार है वो दोनों तरफ से सर्वाधिक दूरी पर होता है। तो उसी उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान देना, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और फ्रेंड्स, इसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसी को कहते हैं हम विषुवत रेखा। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स, ध्यान देना कि ये विंध्य पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और देखिए उत्तर पश्चिम में भी कहाँ? तो राजस्थान में। ये संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और ये बात याद रखना कि इसकी जो सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है फ्रेंड्स, इसका नाम है गुरु शिखर। किसका? जो अरावली पर्वत श्रृंखला इसका सबसे ऊंचा जो कहाँ स्थित है? माउंट आबू में।
और फ्रेंड्स माउंट आबू कहाँ पे है? तो सिरोही में। और फ्रेंड्स जो माउंट आबू है ये एक हिल स्टेशन भी है, और देखिए इसकी जो ऊंचाई है गुरु शिखर पर्वत की कितनी है? तो 1722 से 1727 मीटर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट द्वारा रचित संस्कृत पुस्तक आर्यभट्टियम किसके बारे में है? तो खगोल शास्त्र एवं गणित के बारे में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आक्रमणकर्ता महमूद गजनवी द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में लिखने का काम किसको सौंपा गया था? तो फ्रेंड्स ये सौंपा गया था अल-बरूनी को। अगला है, पल्लव राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो फ्रेंड्स ये थी कांचीपुरम। देखिए याद रखना कि जो कांचीपुरम वर्तमान में कहाँ पे है? तो अभी ये तमिलनाडु में स्थित है। और देखिए पल्लव राजा थे कौन? तो फ्रेंड्स पल्लव राजा जो थे इनका दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, और पल्लवों ने लगभग 600 वर्षों तक तमिल और तेलुगु क्षेत्र में शासन किया था। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो फ्रेंड्स ये सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, किसने पूरा किया? तो फ्रेंड्स ध्यान देना कि इसे पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, लेकिन बात करें अगर कुतुब मीनार की तो देखिए इसका जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में इसको स्टार्ट कराया था। और फ्रेंड्स हुआ क्या कि इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इसको रोक दिया गया था। इसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने इसकी 3 मंजिलें बनवाई थी। कितनी मंजिलें? 3 मंजिलें। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर शाखा का संबंध किस धर्म से है? तो फ्रेंड्स ये है जैन धर्म से। देखिए ये 2 प्रकार के धर्म होते हैं जैन धर्म में, एक होता है दिगंबर और दूसरा होता है श्वेतांबर। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार कहाँ प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स ये इन्होंने गुजरात के सूरत में स्टार्ट करा था, सूरत से, ये आपको याद रखना है। टीपू सुल्तान एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध का कारण क्या था? तो फ्रेंड्स इसका कारण था कंपनी की प्रादेशिक आकांक्षाएं। देखिए टीपू सुल्तान के जो पिता थे जिनका नाम क्या था? हैदर अली, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 3 युद्ध हुए थे जिन्हें आंग्ल मैसूर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, आंग्ल मैसूर के युद्ध। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भूमि का स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो फ्रेंड्स इनका था कि कंपनी को करों की वसूली करनी थी और जमींदारों को एक निश्चित प्रतिशत राशि का भुगतान करना था। अगला है, ब्रिटिश शासन के अधीन उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स तब इसका नाम था संयुक्त प्रांत। अगला है, साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? तो फ्रेंड्स इसका है बेसी मूल्य। अगला है, जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? तो कम अनुपात में। अगला है, एफना विष किससे बनते हैं? तो फ्रेंड्स एफना विष बनते हैं कवक से। अगला क्वेश्चन है, इब्न तूता कौन था? तो अफ्रीका से आया हुआ एक यात्री था इब्न बतूता। तो फ्रेंड्स ये जो था एक अरब यात्री था, और देखिए ये एक लेखक और विद्वान दोनों था फ्रेंड्स, और लगभग 75,000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये भारत आया था। निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को चुनौती दी और उसको पराजित किया? तो फ्रेंड्स ये किया था शेरशाह सूरी ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह नहीं था? तो फ्रेंड्स ध्यान देना कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का शासक था, ये मुगल का नहीं था। बाकी जहांगीर, शेरशाह सूरी और शाहजहां तीनों किससे थे? मुगल बादशाह थे तीनों। जब अकबर गद्दी पर बैठा तब उसके प्रतिशासक यानी रीजेंट का नाम क्या था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स ये था बैरम खां। देखिए क्या था कि जो अकबर के शासनकाल में आरंभिक 5 वर्ष तक ये इसने शासन किया था, किसने? यानी बैरम खां के संचालन में शासन हुआ था, क्योंकि तब अकबर बहुत छोटी आयु का था, लेकिन जो बैरम खां की नीतियां थी वो बहुत कठोर थीं और इन कठोर नीतियों से अकबर संतुष्ट नहीं था। निम्नलिखित में से किसका औरंगजेब पुत्र था? तो ये शाहजहां का पुत्र था, और फ्रेंड्स इसका जो जन्म हुआ था वो दाहोद गुजरात में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अच्छा इसकी माता कौन थी? तो इनकी माता का नाम था मुमताज महल।
मुगल प्रशासन की प्रणाली में जमींदार कौन था? तो कर को इकट्ठा करने वाला जो मध्यस्थ यानी बीच का व्यक्ति था उसी को जमींदार कहते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया कौन थे? तो फ्रेंड्स सबको पता होगा ये एक सूफी संत थे और देखिए इनको महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। कौन? महबूब ए इलाही इनको कहा जाता था। और फ्रेंड्स ये जो थे इन्होंने अपने 60 साल के जीवन काल में दिल्ली के अंदर 3 रियासतों को देखा था। किस किस को? एक तो गुलाम, खिलजी और तुगलक वंश। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ का प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने। देखिए खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। कब? तो देखिए इसी दिन को हम बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। क्या? बैसाखी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे सिखों के। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था अरावली पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित हैं? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से मैनग्रोव वन किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये सुंदर वन में पाए जाते हैं। और देखिए मैंग्रोव वन होते क्या हैं? तो ऐसे वृक्ष जो खारे पानी या कम खारे पानी दोनों में पाए जाते हैं। और देखिए सुंदरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल के दक्षिण भाग में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल के दक्षिण भाग में। और देखिए ये जो क्षेत्र है मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। रॉयल टाइगर्स का सबसे बड़ा रिजर्व है ये, यानी संरक्षित स्थान है। किस प्रकार की चट्टान को सामान्य रूप से कठोर समझा जाता है? तो फ्रेंड्स ये है कायांतरित। देखिए समझना कि ये आग्नेय और अवसादी शैलों में ताप दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण से बनती हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर न्यूनतम और अधिकतम मान कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स इस पर 0 से लेकर 10 तक के मान लिखे होते हैं। और देखिए अगर 5 की स्केल पे भी भूकंप आ जाए तो वो भी बहुत खतरनाक माना जाता है। ज्वालामुखी राख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये ह्यूमस पाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बॉक्साइट अयस्क का अग्रणी उत्पादक नहीं है? देखिए ध्यान देना कि हरियाणा नहीं है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन तीनों में ही बहुत भारी मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है, लेकिन हरियाणा में नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। अच्छा इन तीनों में तो पाया ही जाता है, और कहाँ पाया जाता है ये? तो फ्रेंड्स ये इसके अलावा बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक कर्ता क्षेत्र नहीं है? तो देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पेट्रोलियम नहीं मिलता, जबकि असम के डिगबोई में, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई में और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा पर यह पाया जाता है पेट्रोलियम। मलाला यूसुफजई को किसके लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड जो मलाला यूसुफजई है इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, अधिकार के प्रति अपनी आवाज उठाई थी। और ये मलाला यूसुफजई है कौन? तो फ्रेंड्स ये पाकिस्तान की एक 17 साल की लड़की है और इसको 2014 में अपने इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार का सम्मान मिल चुका है। और देखिए ये पुरस्कार पाने वाली ये सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। संविधान का अंतिम व्याख्याता निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का सबसे बड़ा व्याख्याता यानी अंतिम व्याख्याता माना जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक अदिश राशि है? तो फ्रेंड्स इसकी पहले आप ट्रिक समझिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं सदिश राशियों की ट्रिक की, तो देखिए सदिश राशियों की ट्रिक है विषुवत बल। विषुवत बल यानी देखिए वी से विस्थापन, विषु से विस्थापन, व से वेग, तय से त्वरण और बल से बल। तो ये तो हैं सदिश राशियां। तो देखिए फ्रेंड्स बल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन तीनों में ही है। इसका मतलब ये तीनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते। तो त्वरण, संवेग और गति। वैसे इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी ट्रिक है उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो। इसका मतलब क्या क्या होता है? देखिए ऊ से ऊर्जा,
से समय, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से ताप, को से कार्य, चा से चाल, बी से विद्युत धारा और द से दाब। ये सारी की सारी हैं अदिश राशियां। अगला क्वेश्चन है इकाई हर्ट्ज का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स हर्ट्ज आवृत्ति मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स ये किस पर करती है? तरंग दैर्ध्य पर। देखिए समझना एक बार, किसी माध्यम में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। और फ्रेंड्स अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। और फ्रेंड्स एक बात और याद रखना कि कई बार पूछा गया पेपर में कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो ध्वनि का वेग है वो लगभग 343.59 मीटर पर सेकंड होता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में रीजन्स में से किस में मांसाहारी पौधे साधारण रूप से पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है ऐसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण नमक है जिसे हम खाते हैं? तो फ्रेंड्स आपको सबको पता है कि सोडियम क्लोराइड है जिसे हम खाते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ये बनता कैसे है? तो सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Cl उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाता है? NaCl। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो NaOH की मैंने रिएक्शन करा दी HCl से, तो फ्रेंड्स क्या होगा? ये Na यहाँ से Cl लेके तो बना देगा NaCl, प्लस में ये H और OH मिलके बन जाएगा जल H2O। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अमाश्य रस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स ध्यान देना कि भारत में पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 जब से हटी है तो जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं दो। एक तो बन गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बन गया है लद्दाख। और तो इसका मतलब एक राज्य कम हो गया। तो फ्रेंड्स अब वर्तमान में राज्य हैं 28, लेकिन देखिए केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, इन दोनों को मिला के 9 हो गए, पर अब दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया, फिर से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी कितनी हो गई है? तो वो 8 ही हो गई है। अगला है भारत में प्रथम मेट्रो रेल कहाँ प्रारंभ हुई? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेट्रो रेल चली थी कोलकाता में 1984 में पहली बार ये चली थी। और ये चली कहाँ से थी? तो टॉलीगंज से लेके दमदम तक ये पहली रेल चली थी, टॉलीगंज से लेके दमदम तक। देखिए अगर भारत की रेल की बात करें तो पहली भारतीय रेल कहाँ चली थी? तो पहली भारतीय रेल चली थी मुंबई के थाने में, मुंबई से लेकर थाने तक चली थी और इसने लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय किया था पहली रेल ने। अगला है पहाड़ी पर्यटन स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में है और भारत का बहुत ज़्यादा फेमस पर्यटन स्थल भी इसको माना जाता है। खतरे के संकेतक सामान्य तौर पर लाल क्यों होते हैं? तो फ्रेंड्स लाल जो प्रकाश है इसमें कम प्रकीर्णन होता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो फ्रेंड्स ये किससे मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। देखिए आवेश जो है, आवेश की इकाई क्या है? तो आवेश यानी Q, इसको मापा, इससे इसकी इकाई है कूलाम। और एम्पियर धारा की जो इकाई है ये क्या है? एम्पियर। जबकि वोल्ट किसकी है? तो विभवांतर की जो इकाई है वो क्या है फ्रेंड्स? वोल्ट है। फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।